चलो, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल सकते हो, ये एमपी का सीरीज़ है, रोज़ एक लेक्चर रहेगा आपका, ये याद रख लेना। आपकी बुक में ऑन एन अप्रोक्स 26 चैप्टर्स हैं। 26 चैप्टर के अलावा भी अगर आप देखोगे तो आपको बुक में इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड, वॉट इज़ इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वी आर गोइंग टू फिनिश द एमपी। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पूरी एमपी फिनिश करेंगे, ठीक है। अब तक एमपी में जो पढ़ा वो डायरेक्टली हमने बुक टू बुक पढ़ा। हमारा टारगेट रहेगा एमपी में हम प्री प्लस मीन्स दोनों के हिसाब से एमपी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको अगर इस सिनेरियो में कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहले आज का चैप्टर, इससे पहले हमने 5 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं। वो 5 चैप्टर कौन से थे? बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी, एमपी में कौन कौन सी चीज़ें थी, एमपी में कौन फर्स्ट था कौन लास्ट था, दैट इज गिवन इन योर बुक, यू हैव टू रीड फ्रॉम देयर। आपकी किताब में सब कुछ दिया है। 4 चीज़ें, 5 चैप्टर्स हैं, शायद 5 या 6 चैप्टर्स हैं, वो मैं आपको याद करवा चुका। आज हम बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चंस आते हैं तो बनते नहीं हैं। तो सबसे पहले आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर चैप्टर इन 2 phases। टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश फर्स्ट चैप्टर हाफ एंड नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू फिनिश द सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले आज अपन बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। देखो, मध्य प्रदेश का मैप सबने देखा होगा, आपके सामने प्रेजेंट है, दिख रहा है पूरा? तो आपके सामने एमपी का मैप है। अब इस एमपी के मैप की पहले क्या कहानी है, किस तरीके से, तो अपन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जीरो से स्टार्ट करने के लिए वी आर जस्ट गोइंग टू चेंज द स्लाइड। अब सबसे पहले ये समझो कि ये आपके सामने इंडिया का नक्शा है। इसके साथ मैं पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट। इसके बाद मैं थोड़ा पार्ट अफ़गानिस्तान का ले रहा हूँ, यहीं से मैं थोड़ा पार्ट चाइना का भी लूँगा बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पर इन सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से जो सबसे बड़ा डिवीज़न इम्पॉर्टेंट है वो आप ये याद रखना कि इसके जो बीच में सेंटर में जो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ये हमारा मध्य प्रदेश है। और इसके बाजू में जो अनडिवाइडेड था, जो पहले अब डिवाइड हो गया, दैट इज़ छत्तीसगढ़। ये हम सबको पता है। इसकी कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि ऐसा क्या है कि जब भी हम कहीं भी वर्ल्ड में ट्राइबल्स को देखते हैं, आदिवासी को देखते हैं, तो वो देखते हैं कि या तो वो अफ्रीका में मिलेगी, नहीं तो दूसरे नंबर पे कहाँ मिलेगी? मध्य प्रदेश में। चलो ठीक है, जो वनस्पति यानी शर्ब्स थर्ब्स सारी चीज़ें, टुंड्रा टेगा जैसा एनवायरनमेंट जो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, सेम वही चीज़ें हमें यहाँ मिलती है। वहाँ के लोगों की क्लोनिंग भी देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ भी देखती है, जीन्स इफेक्ट भी हमें वहाँ के लोग और यहाँ लोग देखते हैं। अगर अपन ये देखे जाए कि यार ऐसी क्या समानता है, तो इसके लिए समानता जानने के लिए हम कुछ इतिहास में चलते तो हमें पता चलेगा। ये जो मैंने डिवाइड किया आपके सामने ब्लैक कलर का इंडिया, ये पहले 2 पार्ट हुआ करते थे। सबसे पहले सबको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि पहले जो अर्थ था यानी पृथ्वी थी वो पूरा एक था, जिसको हम क्या बोलते थे? पेंजिया। क्या बोलते थे? पेंजिया। आज जो हमें 7 कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं, पहले वो 7 नहीं हुआ करते थे, वो सब एक थे। इसी के ऊपर कई सारी थ्योरीज दी गई हैं, जिसका उनमें से एक थ्योरीज है जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। उनका कहना था, हिंदी में बात करें तो भैया जो अर्थ है वो पहले क्या था, प्लेट्स जो थी वो समुद्र पे तैर रही थी, कुछ ऐसा आया प्रेशर और फ्रिक्शंस के कारण वो प्लेट्स अलग अलग हो गई, और कहीं से अफ्रीका की एक प्लेट आके इंडिया के यहाँ से टकराई। तो ऊपर की जो प्लेट है जिसे आज हम यहाँ डिवीजन में देख रहे हैं, उस प्लेट और ये जो सेकंड प्लेट थी उसके टकराव के कारण बीच में एक पठार बना, और वो पठार आपके सामने है मध्य प्रदेश। इतना क्लियर है? तो पठार क्यों बना? एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही। जब ये दोनों टकराई तो टकराने के कारण क्या हुआ, ये उठ गया, और इसी उठे हुए को हम कौन सी प्लेट बोलते हैं? मालवा प्लेट्यूज जिसे बोलते हैं। इसी मालवा प्लेट्यू के बाजू में जब पूरा का पूरा आप अर्थ देखोगे तो आपको समझने आएगा कि इंडिया जो है इस मालवा प्लेट्यू पे, ये यही है सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में अगर कोई प्लेट्यू है तो वो मालवा का पठार है। इसी के बाजू में छत्तीसगढ़ का आया तो वहां से ये कहा जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। सबने
पड़ा है, जैसे हिंदी में बोलते थे छोटा नागपुर पठार, और ये चालू होते होते झारखंड हुआ। कहाँ तक पहुँचा? झारखंड तक। तो आप सोच सकते हो ऐसा क्या है कि ये प्लेट्यू इतना इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से। तो याद रखना ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स। आप झारखंड देख लो, मिनरलों की राजधानी बोल दो, इतने मिनरल्स पाए जाते हैं। ऑन एन अप्रॉक्स 25 से भी ज़्यादा मिनरल्स हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरप्लस बजट देने वाला, इतना क्यों दे रहा है मिनरल्स के बाद? तो अगर आप इसकी टोटल के टोटल स्ट्रक्चर को पढ़ लोगे तो स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारा मध्य प्रदेश हमें इतना खास क्यों है। ठीक, तो इसका रीज़न ये है सीधा सीधा अ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अफ्रीका से एक प्लेट टूटती है और हमने दो पढ़ा था, एक बना था अंगारा और दूसरा कौन सा था? गोंडवाना। ये दोनों के दोनों दो पार्ट्स मिलते हैं और इसके बीच में पहले तैथिस सागर हुआ करता था, तैथिस सी जिसे बोलते थे। वो तैथिस सी हिमालय से जितनी भी नदियाँ थी वो अपने साथ अवसाद लाई और उस तैथिस सी में जाके पटक दिया। यानी वो जो गड्ढा बना था ना, उस पर वो हिमालय की नदियाँ जितनी भी आई उन्होंने जो मिट्टी लेके आई वो भर दिया। तो आज जो हम यूपी वाला एरिया देखते हैं जहाँ गंगा यमुना बह रही है, वो एक्चुअल पहले तैथिस सागर हुआ करता था। और आज हमें वहाँ क्या देखने को मिलता है? एलिवियल सॉइल, जैसे हम कौन सी मिट्टी कहते हैं? जलोढ़क मिट्टी। ठीक है, सबसे ज़्यादा खेती के लिए बहुत अच्छी। मध्य प्रदेश देखो तो इस मध्य प्रदेश के स्ट्रक्चर को अगर देखोगे ना तो सारी हैरान मानोगे कि सारी नदियाँ जितनी हैं पूरा, अगर जैसे ये मैं यहाँ पर एक इंडिया का नक्शा और दे देता हूँ, तो ये मैंने जो इंडिया का एक नक्शा बनाया, अगर आप इसको बड़े गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि सारी जितनी भी रिवर्स है ना वो कहाँ से कहाँ बह रही हैं, किस तरफ गिर रही हैं? इस तरफ। यानी ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ। यानी सारे के सारे वेस्ट से कहाँ गिर रही हैं? ईस्ट की तरफ। हमारा इंडिया जो है वो थोड़ा सा ऐसा उठा हुआ है। ये कौन सी हिल्स है इस तरफ? अपन ने ज्योग्राफी में पढ़ी थी वेस्टर्न घाट्स। हम वेस्टर्न घाट से उठे हुए हैं, इसी चक्कर में सारी नदियां इधर गिर जाती हैं। गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी जो लाइन से लग रही ना सब इधर दिखते। लेकिन मध्य प्रदेश का कुछ फंडा उल्टा है। मध्य प्रदेश का फंडा क्यों उल्टा है? कि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा है जो कहीं ना कहीं अगेंस्ट चलता है। यानी यहाँ पे जितनी भी नदियाँ हैं वो कहाँ गिर रही हैं? वो गिर रही हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अब हम इसको इस तरीके से याद कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो उल्टी बहती हैं, यानी एंटी बहती हैं। एंटी हिंदी में क्या मतलब होता है? जो उल्टा चलता है। एंटी हिंदी में बोलते हैं तो एंड से हो गया नर्मदा और टी से हो गया ताप्ती। ये दोनों नदियां हमें कहीं ना कहीं कहाँ देखने को मिलती हैं? इस तरफ देखने को मिलती है। ठीक है, उस तरफ देखने को मिलती है। बाकी नदियां कहाँ गिर रही हैं? इस तरफ। ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। अगर कहीं किताबों में मिलेगा तो एक बहुत पेटेंट सा कि हम कितने स्क्वायर फीट में बैठे तो 308,252, आप बिल्कुल रट लेना, 308,252 स्क्वायर किलोमीटर में हमें पूरा क्षेत्रफल देखने को मिलता है। मतलब ये छोटी छोटी कब बना था, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से। लेकिन इस इंफॉर्मेशन से पहले हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमें हिस्ट्री पढ़ना है कि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री क्या कहती है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ने के लिए हम सबसे पहले बेसिक से होते हैं कि हिस्ट्री होती क्या है। तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट पर्टिकुलरली इन द ह्यूमन अफेयर्स। याद रखना, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास जो पहले पास्ट यानी प्राचीन काल में घटित हो चुका हो। इतना क्लियर है, घटित हो चुका हो। हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये हमने हिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ चुके थे। एक होता प्री हिस्ट्री, एक होता हिस्ट्री, एक होता प्री हिस्ट्री, एक होता प्रोटो हिस्ट्री। तो सबसे पहले बात आती प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो है जो हमें रिटर्न फॉर्मेट में नहीं मिलती। आदिवासी जो लोग थे जो जंगलों में रहते थे वो कभी पत्थरों पे कोई चीज़ लिख गए। भीमबेटका की केव्स आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, हमने हिस्ट्री में पढ़ी है कि सबसे पुरानी केव रिटन पेंटिंग्स अगर हमें देखने को मिलती हैं तो वी आर गोइंग टू फाइंड इट इन भीमबेटका। अब भीमबेटका की जो केव्स हैं वहाँ पर हमने देखा है कि उन्होंने कुछ सिंबल बना दी, ये कर दी, हमें नहीं पता। इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा है, पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। तो प्री हिस्ट्री मीन्स ऐसी हिस्ट्री जिसके अवशेष मिले तो हैं, लिखे भी हैं पर पढ़े नहीं जा सकते। या ये कह सकते हो कि उसके कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, उसके कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। व्हाट इज प्रोटो हिस्ट्री? प्रोटो हिस्ट्री वो है जिसके रिटर्न रिकॉर्ड्स तो हैं पर ऐसी स्क्रिप्चर से जो समझने नहीं आ रहे। यहाँ पे लिखित में नहीं है, सिर्फ पेंटिंग्स मिल गई। यहाँ पर भैया जब लैंग्वेज मिली तो पढ़ी नहीं गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसके बाद आती है हिस्ट्री। आज की हिस्ट्री वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की हिस्ट्री जिसके एविडेंस भी मिलते हैं,
और जैसे पढ़ा भी जा सकता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, दैट इज नोन एज वैदिक एज। कौन सी एज हो गई? वैदिक एज। आज आप वैदिक एज में आपने वेदास का संरचना पढ़ा था कि वेद बने थे, तो हमने पढ़ा था हर वेद रिटर्न मिलेगा। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वो अपन ने हिस्ट्री में कवर कर लिया। तो यहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। सेकंड फेज में हमें क्या समझने आता है कि भैया हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश जानने के लिए नाम से ही समझ लेना, मध्य मतलब होता है सेंट्रल, सेंट्रल और प्रदेश का मतलब होता है क्षेत्र। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है सेंट्रल और रीजन से। द स्टेट इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ कंट्री। हमारा जो मध्य प्रदेश है वो बिल्कुल भारत के दिल की जगह है, बिल्कुल केंद्र में है। इसलिए इसे जवाहरलाल नेहरू ने हृदय प्रदेश के नाम से भी संबोधित किया था, यानी हार्ट ऑफ इंडिया, हृदय प्रदेश। ये जो रीजन है ये गोंडवाना लैंड पे, तो अब बहुत अच्छी तरीके से दो शब्द आते हैं, एक है अंगारा और एक है गोंडवाना। जो नीचे से अलग हुआ था ना, जो अफ्रीका की तरफ से आया था, वो क्या था? गोंडवाना। और ऊपर जो था वो था अंगारा। अंगारे से टकराया गोंडवाना, और जो उठा, जैसे आपने देखा होगा बच्चे बचपन में क्या करते हैं, एक थोड़ा सा भसुआ इधर लो, थोड़ा सा भसुआ इधर लो, जैसे ही भसुए को टकराएंगे भसुए का वो बन जाएगा सेम एज इट इज, पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर। वो जो उठी पहाड़ी है ना, इसी को पठार बोलते हैं। व्हाट इज प्लेट्यू? इंग्लिश में प्लेट्यू का मतलब क्या होता है? जब सारे धरती की जितनी भी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर प्लेन हो और कहीं वो उठा हुआ मिल जाए। अब वो उठा कैसे? या तो सैंड्यूस सैंड केक से। ये अपन ने यूपीएससी में पढ़ा था। कहाँ पर? जब हमने विंड्स पढ़ी थी तो हमें पता हुआ था कि रेगिस्तान में जो ढप्पू बनते हैं ना, ढप्पू अपन शुद्ध हिंदी में कहते हैं, ढप्पू मतलब उठा हुआ, वो सैंड्यूस है, यानी हवा आती है और रेत लाती है, और मिलियन ऑफ ईयर से ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, तो ढप्पू बन गया। ज्वालामुखी जैसे ही विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद वो वैसा का वैसा जम गया। जमने के बाद क्या हुआ भाई साहब? ठंडा पड़ गया। मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद अब उसमें कोई इरप्शन नहीं होता, यानी विस्फोट नहीं होता, तो वो भी पठार बन जाता है। अगली पठार बनने की चीज़ कि भैया ये ज़मीन थी, आजू बाजू नदियाँ बहीं और उन्होंने आजू बाजू के एरिया को बिठाल दिया, तो जब बिठाल दिया तो ऊपर से उठा दिख गया, तो प्लेट्यूज। ये हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। वी हैव टॉक्ड एवरीथिंग अबाउट इन फिजिकल ज्योग्राफी। हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा, हमने फिजिकल ज्योग्राफी में भी ये पढ़ा। अगला वो क्या कह रहा है? ये गोंडवाना लैंड है। तो गोंडवाना समझ गए, जो अफ्रीका से टूटा और कहाँ आके मिल गया? अंगारा में मिल गया, तो ये गोंडवाना है। पहले यहाँ तैथिस सी थी, तैथिस सागर था, वो भर गया। उसी में आज हम लोग कहाँ देखते हैं? यूपी बिहार में जो एलिवियल सॉइल है वो उसका क्षेत्र। अगला वो क्या कह रहे हैं? इसका जो सदर्न पार्ट है वो एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का पार्ट है। अपन बात कर चुके हैं। द टर्म गोंडवाना मीन्स, गोंडवाना का मतलब है गोंडों की भूमि, यानी गोंड एंड एवरी इवन टुडे मध्य प्रदेश कॉन्टिनेंट्स आर इनहैबिटेड बाय द वेरियस ट्राइबल पीपल्स। और इसीलिए आज मध्य प्रदेश में कंटिन्यूस इनहैबिटेंट हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर भाई साहब कहीं ना कहीं आज भी उतने ही जंगली आदिवासी लोग रहते हैं जितना कहीं अफ्रीका में रहा करते थे। तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक फैक्ट। ठीक है, मोज़ोइक एक एरा थी, आज से कम 6.5 करोड़ साल पहले दुनिया में हमें सबसे पहले ओल्डेस्ट फॉसिल मिलते थे। फॉसिल क्या होते थे? फॉसिल मतलब होता है अवशेष, जीवाश्म भी कह देते हो। जीवाश्म क्या होते हैं भाई साहब? फॉसिल्स क्या होते हैं? मिलियन ऑफ ईयर्स एगो पहले कोई जीवित वस्तु रहती थी, यानी एक तरीके से डायनासोर एग्जांपल ले लेते हैं। और हुआ क्या? किसी कारण, चाहे वो लैंडस्लाइड्स हो या एक बहुत बड़ा हमने पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या हुआ था कि महाविस्फोट का सिद्धांत, धरती पे आकर एक चीज़ भिड़ी और भिड़ने के बाद भाई साहब धरती छोड़ो, पहले जो पूरा विश्व था वो क्या था? एक डेंस राउंड था, जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं सघन पिंड का गोला, उसमें विस्फोट हुआ, उसके चिथड़े उड़ गए। चिथड़े उड़ गए तो वो सारे कहीं प्लैनेट्स बन गए, गैलेक्सीज बन गई, स्टार्स बन गई। तो ये तो हमारा यूनिवर्स का सिद्धांत हो गया। लेकिन इससे पहले हमें फॉसिल्स कैसे मिलते हैं? धरती पे पहले डायनासोर रहते थे, एक उल्का पिंड आई, वो टकराई, उसके टकराव से भाई साहब धरती हिली। हिलने के बाद जो जहाँ गया वो वहाँ मर गया, मरने के बाद वो दब गया। दबने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए? मिलियन ऑफ ईयर्स। उस पर पड़ा प्रेशर और टेम्परेचर, कोई भी चीज़ पर दाब और ताप के कारण वो किस में बदल गए? फॉसिल्स में। कन्फर्म है? दे कन्वर्ट इनटू फॉसिल्स।
अगली चीज वो क्या कह रहे हैं कि हमें यहाँ 6.5 करोड़ साल पुराना ओल्ड फॉसिल फाउंड इन गोवा नेशनल पार्क। अब गोवा नेशनल पार्क जो डिंडोरी में, तो अगली चीज हमें नेशनल पार्क से याद करने, यहीं से याद कर लेना कि गोवा नेशनल पार्क जो डिंडोरी में है वहाँ प्रूव्स दैट कि ये जो मध्य प्रदेश है ये उतना ही ओल्ड है जितना विश्व ओल्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तो हमें पता चला था कि ह्यूमन पहले सबसे पहले कहाँ पाए गए थे? अफ्रीका में। बहुत अच्छी, भारत में नहीं पाए गए थे। सबसे ओल्डेस्ट होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस और पुराने थे, होमो इरेक्टस जो थे वो वहीं पाए गए थे। उसके बाद वो धीरे धीरे नदी पकड़ के ट्रैवल करते गए और बाद में एक स्पेशल ब्रीड आई जिसको बोलते थे होमो सेपियन, जो हम इंसान थे। ये सब यहीं पाए गए। तो जितनी पुरानी वो है उतने पुराने हम हैं। आज राजोसॉरस जो कहीं ना कहीं नर्मदा सॉरस के भी नाम से ज़्यादा था, नर्मदीज डायनासोर ऑल्सो फाउंड नियर जबलपुर। ये बिल्कुल याद कर लेना कि हमें एक बार डायनासोर के कुछ अवशेष कहाँ पर मिले हैं? जबलपुर में मिले। कहाँ मिले हैं? जबलपुर में। इन 1933 एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका नाम था मेटले, उन्हें एक ह्यूमन साइज्ड डायनासोर मतलब एक छोटे आकार का कहाँ मिला? जबलपुर। मिला कहाँ पे? जबलपुर। और जबलपुर के नाम से ही नियर जबलपुर, और जबलपुर के पास के मिलने के चक्कर में ही जबलपुर से जबलपुरिया नाम रख दिया गया। ठीक है, अब दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर दिस पर्टिकुलर पर्सन हु फाउंड दिस स्कल इन 1933, उनका नाम क्या था? मेटले। इतना क्लियर है? यू आर हैविंग दिस स्लाइड, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, डोंट वरी विद दैट वन। ठीक, तो ये हमें हो गए। ठीक, अगली चीज वो क्या कह रहे हैं? हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिकल टाइम्स, द प्री हिस्टोरिकल सेटलमेंट इज प्रेजेंट इन इंडिया टुडे। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखना, जितने भी हमें सिविलाइजेशंस मिलेंगे, जितने भी ह्यूमन स्कल्स मिलेंगे, कहीं मिलेंगे, वो सब मिलेंगे नदी के किनारे। क्योंकि याद रखना, इस धरती पे चाहे जानवर हो चाहे कोई चीज़, बिना पानी के जिंदा तो नहीं रह सकता। तो जब भी खुदाई होती है हमेशा नदियों के किनारे हमें सभ्यताएं देखने को मिलती हैं। इसका एक बहुत सटीक एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहाँ मिली? इंडस नदी। मिसिसिपी मिसोरी सिविलाइजेशन, मिसिसिपी मिसोरी दोनों नदियाँ। अमेज़न सिविलाइजेशंस भी हैव फाउंड, लोगों की बस्तियां थी अमेज़न के पास। अमेज़न क्या? वो भी एक नदी है। ठीक है, नाइल रीजन आपने पढ़ा होगा, जिसे हम किस सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं? नाइल कौन सी सिविलाइजेशन थी भाई साहब? भूल गए? इजिप्ट, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जिसे मिस्र की सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, वहां भी किसके नाम पे पड़ा? नदी के नाम पे। वहां कौन सी नदी बह रही है? इजिप्ट। इजिप्ट नदी है क्या? नाइल। नशा में बैठे हैं आज तो नाइल रिवर जो है वहाँ पर बहती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जितनी भी हमें प्रिमिटिव नॉलेजेस मिलती हैं प्री हिस्टोरिकल सेटलमेंट। अब सेटलमेंट मतलब क्या होते हैं? लोग बाहर से चले, पहले के जो लोग थे वो एक नोमाडिक लाइफ जीते थे। नोमाडिक मतलब खाना बदोश, खाने की तलाश में। पूरा दल बदल निकला, उनने कही रात में कैंप यहीं डाल लो। रात में कैंप डालने के बाद शिकार करेंगे, कुछ दिन तक अच्छा लगा, मौसम चेंज हुआ, पतझड़ा दूसरी जगह। तो वहां पर आके लोग क्या करते थे? अब ये इन्हें बोलते थे खाना बदोश, बंजारे, नोमाडिक। लेकिन बाद में जब इन्हें देखने को मिली, ओ माय गॉड इतनी हरियाली, ओ पानी भी पास में, जहीं रुक जाते हैं, जहीं शहर बसाते हैं। अब वो शहर मतलब एक छोटा सा गांव का कस्बा, वो लोग सेटल होने लगे। सेटल मतलब निवास बनाने लगे, और उसी को बोलते हैं सेटलमेंट। तो मध्य प्रदेश में हमें सबसे पहले सेटलमेंट देखने को मिला नर्मदा, चंबल, सोन, उसके बाद सोनार, सोन और बेतवा में। तो नर्मदा, चंबल, सोन और बेतवा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन मध्य प्रदेश में हमें कहाँ देखने को मिली? नर्मदा, चंबल, सोन और बेतवा में। ठीक, अगली चीज क्या कहते हैं? स्टोन एज इन मध्य प्रदेश। अब सबसे पहली जो स्टोन एज थी, तो इसके एविडेंस कहाँ मिलते हैं? तो याद रखना, स्टोन एज को हमने बांट लिए कितने? डिवाइड इनटू 3 स्टेजेस। हमने से पढ़ा पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक। इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल। ये 3 स्टेजेस थी, वही स्टेजेस हमने यहाँ पढ़ ली। सबसे पहले याद रखना, लोग क्या करते थे? तो सबसे पहले लोग क्या करते थे? लोग कुछ नहीं करते थे, उन्हें खाना बनाना आता नहीं था, खेती करनी आती नहीं थी।
अर्ली मैन मतलब कौन होते हैं? अर्ली मैन मतलब होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी जीवन जीते हैं, कपड़े वपड़े उन्हें पता नहीं था क्या होता था, खाना क्या होता था, बस उनने तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे वो क्या करते थे, कोई भी जंगली जानवर जब मर जाता था तो उसको खा लिया करते थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि पकाना कैसे। एक दिन ऐसे ही कोई जानवर आया होगा और उस पर अटैक कर रहा होगा, तो उसने एक पत्थर उठा के उसमें सूद दिया और वो मर गया। उसको याद है, ओ माय गॉड, 100%, यानी पहली बार टूल का आविष्कार हुआ, यानी हथियार, वेपन्स का। तो उसने सबसे पहले वो उठाया पत्थर और देने लगे। तो पहली बार जो टूल्स बनाए गए वो किससे बनाए गए थे? स्टोन्स से। कैसे बनाए गए थे? स्टोन से। तो मध्य प्रदेश की भी कुछ यही कहानी है। सबसे पहले पैलियोलिथिक एज में हमें यहाँ के लोग मिलते थे हंटर्स और फूड गैदर्स। हंटर कौन होते हैं? शिकारी। और फूड गैदर्स जो खाना बटोरते थे। अरे ये पेड़ से आम गिर गया, ये उठा लो, इस तरीके से। Paleolithic age was the age of hunters and food gatherers. In Paleolithic age, 3 different types of stone tools were found. याद रखना, यहाँ पर हमें 3 तरीके के स्टोन टूल्स मिलते हैं। पहला होता था कोर, फ्लेक और फ्लिंट। अब इसका मतलब क्या होता है? कोर क्या होता था? आपने देखा होगा, आज भी सिल्लुड़िया का काम करते हो। पहले के लोग क्या करते थे, कहीं की गिरी मिल गई, गिरी मतलब क्या होता है? सुपारी या चीज़, अब वो खा तो सकते नहीं, दांत से टूटेगी नहीं, तो उसे पकड़ के फोड़ लेते थे। अगला फ्लेक्स, आज भी वो घर में जो घिसना करते हो ना आप लोग, वो एक तरीके का फ्लेक्स ही होता है। उसके कोने घिस दो तो वो काटने, और जैसे अब किसी का शिकार करके लाए तो अब चमड़ी उधेड़नी है, इसको काटना है, सबसे हार्डेस्ट होती है जानवर की। तो उन्होंने फ्लेक्स लिए, कत्तल लिए, पैना वाला क्या लिया भैया? पत्थर लिया और उसको चमड़ी से काटने की कोशिश करी भाई, चमड़ी काटने के। और फ्लिंट मांस और हड्डी तोड़ने के लिए, इस तरीके से। ये कोर और फ्लेक्स ही सबसे इंपॉर्टेंट क्या टूल थे। इफ यू थिंक the skull of the Homo erectus नर्मदा